गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो आपका आईपीएम का कोर्स है उसमें हम पढ़ रहे थे जो आईपीएम के टूल्स हैं ना, उसमें से कुछ टूल्स हमने पढ़ लिए थे, कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल वगैरह। उसमें बायोलॉजिकल बचा हुआ है, केमिकल बचा हुआ है, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड जो एक्ट है आपके सिलेबस में, एक है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, यानी कि इंसेक्टिसाइड के लिए उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए कि कौन मैन्युफैक्चर करेगा, कौन बेचेगा उसको इंसेक्टिसाइड को, उसके क्या क्या मापदंड होने चाहिए, उसके लिए एक एक्ट बना था 1968 में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जो एक्ट की है, तो देखिए कि इन द ईयर 1958 यानी कि 1958 के अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एक कमीशन, इन्होंने क्या है एक कमीशन बनाया था, ठीक है। कमीशन बनाया था इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी टू सजेस्ट रेमेडियल। रेमेडियल का मतलब होता है उपचार, यानी कि उपचारात्मक, उपचार के हिसाब से, ठीक है, मेजर्स फॉलोइंग ए नंबर ऑफ डेथ इन केरला एंड मद्रास। हुआ क्या था एक्चुअली, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता दूं कि केरला और मद्रास के अंदर क्या हुआ था कि हमने बाहर से जो है क्या है वीट मंगाई थी, गेहूं के जो है सीड्स मंगाए थे बाहर से। अब हुआ क्या कि वो पेस्टिसाइड से ट्रीटेड थे, ठीक है, उनको पेस्टिसाइड से ट्रीट किया गया था। और इस गेहूं को कंजप्शन करने से, इसको खाने के बाद क्या हुआ कि केरला और मद्रास में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान गया कि हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन लागू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि 1958 के अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक कमीशन बनाया था निगरानी के लिए कि ये जो डेथ हुई है केरला और मद्रास में किसकी वजह से, इम्पोर्टेड वीट कंटामिनेटेड बाय पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड से जो कंटेमिनेटेड वीट थी उसकी वजह से। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, यानी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया, ठीक है। अब ये 1964 और 1967 यानी कि 1964 और 67 की बात है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या आईसीआर ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, आईसीआर ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है। आईसीआर ने एक कमेटी बनाई थी जो कि जिसके हेड थे प्रोफेसर एमएस थाकर। इन्होंने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी कि क्या हो सकता है, लेजिस्लेशन क्यों आवश्यक है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा विचार विमर्श किया गया। इसके बाद जो है इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। अब ये जो रिकमेंडेड कमेटी थी, अब ये जो कमेटी बनी थी इन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। इस कमेटी का नाम क्या था, ठीक है, एक्सपर्ट जो कमेटी है। अब इन्होंने क्या किया था, इंसेक्टिसाइड एक्ट को पास किया 1968 में, ठीक है। अब ये पास कब हुआ था, कई बार क्या है एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो पास कब हुआ और इनेक्ट यानी कि लागू कब हुआ, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पास हुआ था सितंबर 1968 में, ठीक है। टू रेगुलेट दी, किस किस को रेगुलेट करने के लिए, इंपोर्ट यानी कि आयात करने के लिए, मैन्युफैक्चर की बात करें यानी कि उसको बनाने के लिए, सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यानी कि उसको जो है इधर उधर बात करें फैलाव के लिए, या फिर बहुत सारे एरिया, वाइड एरिया में उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, और यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्टिसाइड्स जो है, कीटनाशक जो है, उनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, इन सब के लिए क्या किया गया, इन सब को मतलब एक फिक्स जो है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाने के हिसाब से क्या हुआ, ये जो एक्ट है वो पास किया गया था 1968 में, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो एक्ट है ये 1968 में पास हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, द एनफोर्समेंट यानी कि जो लागू हुआ था एक्ट, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट वाज ट्रांसफर्ड। अब इसको इन्होंने क्या किया, आईसीआर की जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इसको मतलब बनाया, इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उनको 1970 में, 1970 में क्या है इसको ट्रांसफ़र किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो जो लागू किया गया था वो इनके द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ दिस मिनिस्ट्री टुक इमीडिएट स्टेप, यानी कि उन्होंने क्या किया, इसको तुरंत लागू करने की कोशिश की, क्योंकि जो मद्रास में और केरला में जो डेथ हुई थी उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारा जो
नुकसान देखने को मिला, उसके लिए क्या इन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लिए, उसके फ्रेम और उसके रूल्स बनाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके साथ साथ दो चीज़ें बनाई गई थी, एक तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, और एक बनी थी रजिस्ट्रेशन जो है कमेटी। दो चीज़ें बनाई गई थी इस जो है एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो लागू हुआ था ब्रॉट इनटू फोर्स कब से, 1 अगस्त 1971 से। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो पास कब हुआ, और इसके बाद अगर बात करें ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1971 में। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंसेक्टिसाइड क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या है। तो अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो सीधी सी बात है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी यौगिक जो क्या करता है, किसी भी जो है कीट हो गया या हमें नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ है उसको मारने का, रोकने का, ठीक है, या उसको नुकसान होने से बचाने का जो काम करता है, वो सारे क्या आएंगे, किसके अंदर आएंगे, इंसेक्टिसाइड के अंदर। अब देखिए द टर्म इंसेक्टिसाइड हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया गया इसको, इंक्लूड एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी चीज़, या अदर सच अदर सब्सटेंस, यानी कि उससे रिलेटेड कोई अदर चीज़, ठीक है, जो कि, ठीक है, और प्रिपरेशंस, यानी कि जो हम प्लानिंग करते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। इनको मारने के लिए, इनको रोकने के लिए, वो सारे किसके अंदर माने गए हैं, इसके अंदर, इंसेक्टिसाइड के अंदर, ठीक है। इंटेंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग, किस पर्पज से, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, ठीक है, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, यानी कि उसको ख़त्म करने के कर लिए, और रिपेलिंग का मतलब होता है उसको दूर भगाने के लिए, और मिटिगेशन, ठीक है, ऑफ एनी इंसेक्ट, ठीक है, रोडेंट्स एंड फंजाई, कोई भी कीट हो गया, अब चूहे या फंजाई हो गया, वीड्स हो गया, या इसके अलावा और भी जो है सारे फॉर्म जो क्या है हमें नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उनको रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, इंसेक्टिसाइड। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एंड अदर फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के लिए जो आवश्यक नहीं है, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए जो हमें काम लिए जाते हैं, जो भी हम उपचार काम में लेते हैं, वो सब किस में माने गए हैं, इंसेक्टिसाइड के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर ये जो है बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी है, इसकी अगर बात करें संरचना की, तो होता क्या है, एक चेयरमैन होता है किसका, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का, CIB का, और एक चेयरमैन होता है रजिस्ट्रेशन कमेटी का, ठीक है। दोनों के अलग अलग काम है, पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर होते हैं इनके सेक्रेटरी, दोनों के, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी के। फिर इसके अंदर कुछ यूनिट शामिल की जाती है, बायो एफिकेसी यूनिट, केमिस्ट्री यूनिट, मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी यूनिट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग यूनिट, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे क्या है, अलग अलग यूनिट्स हैं जिसको इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि होता क्या है, सबसे पहले तो इनके काम अलग अलग है। देखिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड की बात करें, ठीक है, और ये है रजिस्ट्रेशन कमेटी। तो ये बोर्ड का काम क्या होता है कि पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन होने के बाद, पेस्टिसाइड आ गया है मार्केट में, तो ये बोर्ड क्या करता है, उसको रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फर्जी तरीके से उसको चला रहा है या फिर मापदंडों की पालना नहीं कर रहा है, तो ये बोर्ड उस पर क्या करता है, काबू रखता है, ठीक है। फिर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, पेस्टिसाइड की। तो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो होती है वो क्या करती है, इसका रजिस्ट्रेशन का काम करती है, इसके ऊपर रिसर्च करती है, उसकी रिपोर्ट तैयार करती है और इसको रजिस्टर करती है किसी भी पेस्टिसाइड को। अब फिर बात करते हैं, देखिए इनकी संरचना की अगर बात करें तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है उसके मेंबर की बात करें तो टोटल उसमें 28 मेंबर होते हैं, जिसमें से अगर मेन की बात करें तो एक तो होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल होता है हेल्थ सर्विस का, जो कि क्या होता है, इसका चेयरमैन होता है। फिर बात करेंगे, एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बंदा होता है। फिर है द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR का डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, इनको मिला के 5 ये है, इसके अलावा जो है 23 और होते हैं, टोटल 28 मेंबर होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं। जैसे बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS, ये क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसको क्या है, एक मानक देता है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या ISI मार्का लगा होता है,
ये जो मार्का होता है ये BIS लॉन्च करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये क्या करता है, ये मार्का जारी करता है। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ जो है वो सारे मापदंडों के अनुरूप क्या है, सही है। तो ये काम, ये भी क्या है, इसका मेंबर भी होता है इसके अंदर। फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फार्मेकोलॉजी हो गया, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांच होती है जिनके क्या है मेंबर्स इसके अंदर जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, टोटल 28 मेंबर होते हैं। फिर अगर बात करें जो बोर्ड है, ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज हुआ था ये सेक्शन 4 के अंदर जो एक्ट था, इसके आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, नहीं रही तो भी। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, कि इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए, द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एडवाइज दी, अब ये क्या करता है, एडवाइस देने का काम करता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, टेक्निकल मैटर्स पे, ठीक है, कोई भी तकनीकी जो होगा, तथ्य या मुद्दा होगा, उसके ऊपर ये क्या करता है, एडवाइस देने का काम करता है टेक्निकल मैटर्स पे। अराइजिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके ऊपर, या फिर क्या है, कैरी आउट ऑफ अदर फंक्शंस, यानी कि इसके जो भी फंक्शंस हैं बोर्ड के उसको क्या है आगे, सॉरी, इस एक्ट के उसको बनाए रखना, उसको आगे जारी रखना, ये सारे काम जो करते हैं वो क्या करता है, ये बोर्ड करता है। ठीक है, एडवाइस भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर द मैटर ऑन विच द बोर्ड में एडवाइस इंक्लूड, कौन कौन सा मैटर है जिसके ऊपर ये क्या करता है, एडवाइस देता है। तो सबसे पहले क्या है, द रिस्क टू ह्यूमन बीइंग और एनिमल इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड द सेफ्टी मेजर नेसेसरी टू प्रिवेंट सच रिस्क, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी रिस्क जो है, ठीक है, तो उसकी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर बात करें तो मनुष्य भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए, है ना, तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड से जो होने वाली रिस्क है, ठीक है, उसको, उसके ऊपर ये क्या करता है, अपनी एडवाइस देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, उसको रोकने के उपाय भी। ठीक है, फिर है मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी, सेल, स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इन सब के ऊपर भी क्या करता है, ये एक नज़र बना के रखता है ये जो बोर्ड होता है। विद ए व्यू टू इंश्योर सेफ्टी टू ह्यूमन बीइंग और एनिमल, किस मतलब किस आधार पे कि ये जो पेस्टिसाइड है वो क्या है, सेफ है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और जो है एनिमल्स के लिए भी। तो ये सारे काम जो होते हैं वो किसके होते हैं, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के। इसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करता है, एडवाइस देने का काम करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कि इंसेक्टिसाइड का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऊपर ये एडवाइस देने का काम करता है अंडर द इंडस्ट्रीज़। अब जो है ये इंडस्ट्रीज़ का अलग से एक एक्ट था, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का, ये पहले चलता था एक्ट, इसके बाद ये इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था। अब तब से इसको भी इन्होंने जारी रखा, इसके अंदर धीरे धीरे चेंज करते गए और बाद में इसको क्या बना दिया, इंसेक्टिसाइड एक्ट बना दिया। तो ये क्या करता है, एक तो एडवाइस देने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ठीक है, सेकंड अगर बात करें तो ये स्पेसिफाई करता है किसको, यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के आधार पर, यानी कि वो कितना जहरीला है, या बात करें कितना जो है पॉइजनस है वो जो केमिकल है, या फिर बात करें पेस्टिसाइड है, तो ये सारे डिसाइड करता है और उसको क्लासीफाई करता है अलग अलग उसकी टॉक्सिसिटी के आधार पे। ठीक है, फिर है एडवाइस टॉलरेंस लिमिट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड है उसके प्रति इंसेक्ट जो है वो कितना टॉलरेंट हो सकता है, या फिर उसकी रेजिड्यू की बात करें। अब रेजिड्यू क्या होता है कि जब हम इंसेक्टिसाइड को किसी को स्प्रे करते हैं तो उसकी कुछ ही मात्रा, लगभग 1% मात्रा है वो सही जगह यूज होती है, बाकी क्या होता है कि वो जो है बच जाती है, अब वो प्लांट में बच जाती है, या फिर क्या है जो सॉइल है उसके अंदर बची रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। तो उसकी टॉलरेंस लिमिट को इंसेक्टिसाइड रेजिड्यू एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम इंटरवल पीरियड, यानी कि मिनिमम इंटरवल पीरियड का मतलब क्या है कि पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद कितने समय बाद हमें क्रॉप को हार्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज़ ये सुनिश्चित करती है। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड हार्वेस्ट, है ना, यानी कि हार्वेस्ट, किसी कमोडिटी का हार्वेस्ट, यानी कि हमने मान लीजिए आज किसी क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते हैं
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको कल या परसों उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। एडवाइस देने का काम करता है, फिर इसका क्लासिफिकेशन करता है, उसके बाद क्या है, ये जो है एक लिमिट बनाता है कि आप जो है इसको स्प्रे करने के बाद कम से कम बीच में इतना मिनिमम गैप होना चाहिए, और उसके रेजिड्यू के बारे में बताता है। स्पेसिफाई दी सेल्फ लाइफ ऑफ इंसेक्टिसाइड। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड है वो कब तक जो है वो एक्टिव रहता है या फिर कितने समय बाद उसका असर खत्म हो जाता है, ये चीज़ भी ये बताता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सजेस्ट कलरेशन, ठीक है। अब ये क्या है, कलर भी डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये टॉक्सिसिटी के आधार पे कलर डिसाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी कंटेनर आते हैं, है ना, पेस्टिसाइड के जो कंटेनर आते हैं उनमें कुछ के ऊपर रेड कलर का सिंबल बना होता है, कुछ के ऊपर ग्रीन कलर का सिंबल बना होता है, किसी पे येलो होता है, किसी पे ब्लू होता है, जो कि किसको डिसाइड करता है, इसकी टॉक्सिसिटी को डिसाइड करता है। तो ये कलरेशन का काम भी कौन करता है, यही बोर्ड करता है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से कलर होते हैं, क्या सिस्टम है उसका। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी की, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कमेटी है, इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और 5 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। अब उसमें से 3 क्या कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डीडीजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है आईसीआर का, जो कि क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। आईसीआर का जो डीडीजी होता है वो इसका चेयरमैन होता है रजिस्ट्रेशन कमेटी का। फिर होता है एक ड्रग्स कंट्रोलर होते हैं इंडिया के, और प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र, ठीक है। ये भी कौन किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा और होते हैं मेंबर एक दो, तो ये क्या है, 5 टोटल मेंबर होते हैं, इसमें एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी की, तो इसको सेक्शन 5 के अंडर जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट के इसको लागू किया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है रजिस्टर करना, टू रजिस्टर इंसेक्टिसाइड, ठीक है, आफ्टर स्क्रूटिनाइज देयर फॉर्मूला एंड वेरीफाइंग क्लेम मेड बाय द इंपोर्टर, यानी कि जो उसको इंपोर्ट कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो उसको ये क्या करते हैं, उसको सारी जांच होने के बाद ये क्या रजिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं वो कौन करती है, रजिस्ट्रेशन कमेटी करती है। ये तो बात है कि उसको वेरीफाई करने का, ठीक है, उसको रजिस्टर करने का, ठीक है। अब फिर है एज द केस मे बी एज रिगार्ड्स देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, यानी कि किस केस में कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए कितना सेफ़ है या एनिमल्स के लिए कितना सेफ़ है, उस आधार पे इसको क्लासीफाई करके और उसको रजिस्ट्रेशन का जो काम करती है वो कौन करती है, रजिस्ट्रेशन कमेटी करती है। अब बात करें इसके फंक्शंस की, इसके क्या क्या कार्य होंगे, तो सबसे पहले तो क्या है, ये क्या है, प्रिकॉशंस जो है, स्पेसिफाई द प्रिकॉशंस, ये क्या सावधानियाँ, प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है, सावधानियाँ। तो ये क्या है, सावधानियों को बताता है, डिसाइड करता है कि आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए अगेंस्ट पॉइजनिंग थ्रू द यूज़ और हैंडलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कि हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं उससे हमें उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताता है। फिर है कैरी आउट सच अदर इंसिडेंटल और कोसिक्वेंशियल मैटर्स नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन असाइन टू अंडर द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग और भी इस इंसिडेंट, यानी कि जो भी घटना हो सकती है, यानी कि पहले से ये डिसाइड करते हैं कि जो जो घटना हो सकती है उसके आधार पे ये क्या करते हैं, रूल्स को डिसाइड करते हैं। इसी रजिस्ट्रेशन कमेटी का ये काम होता है, ठीक है, अंडर द एक्ट और दीज रूल्स, ठीक है। यानी कि ऐसे जो है इंसिडेंट्स हो सकते हैं आगे, उसको क्या करते हैं, ये पहले से उसके खिलाफ क्या है, रूल बनाते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लेबोरेटरी। अब क्या है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरीज होती है जो क्या करती है, इसको रिसर्च जिसकी कहाँ की जाती है, इन लेबोरेटरीज़ के अंदर की जाती है, बाद में रजिस्ट्रेशन कमेटी जो होती है वो इसको रजिस्टर करती है। तो बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लेबोरेटरी का, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो टू एनालाइज सच सैंपल्स, यानी कि जो सैंपल्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के इनको एनालिसिस करती है कि इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो कितना है या फिर ये कितना टॉक्सिक हो सकता है और कहाँ यूज होगा, ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, वो सारी चीज़ें इंसेक्टिसाइड। अब ये है सच सैंपल ऑफ इंसेक्टिसाइड सेंड टू इट अंडर द एक्ट
अब ये क्या है, इसके अंदर जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं या अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, सैंपल भेजती है इसको सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी को। ये क्या करती है, अब वो सेंट्रल भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हो सकते हैं, कोई भी ऑफिसर्स जो क्या है इस एक्ट से जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी जो है पेस्टिसाइड का सैंपल इनको भेजते हैं और इनका काम क्या होता है कि उसको वेरीफाई करना कि उसके जो मापदंड है क्या वो सही है या फिर उसके लेबल के ऊपर डिस्क्राइब किया गया वो सारी चीज़ें सही है। तो ये इसको क्या करते हैं, चेक करता है। एंड सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एनालाइज टू दी कंसर्न अथॉरिटी। अब ये जिस अथॉरिटी ने इनको सैंपल भेजा है ये उसको क्या करता है, वेरीफाई करके बताता है कि क्या ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। तो ये काम हो गया इसका। सेकेंड है टू एनालाइज सैंपल्स ऑफ मटेरियल ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिड्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि इंसेक्टिसाइड का रेजिड्यू जो है इस एक्ट के अंडर, उसको भी ये जांच करते हैं कि कौन से इंसेक्टिसाइड जो है वो कितने समय तक मृदा में या सोइल में बना रहता है, उसके बारे में बताता है। टू कैरी आउट सच इन्वेस्टिगेशन एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है क्या कि जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि इंश्योर करती है ये किस कंडीशन के लिए कि क्या इसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या इसको रजिस्टर अपने नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो होती है वो क्या करती है, पहले इनको सैंपल भेजती है, उसका पूरी जांच की जाती है उसको काफ़ी टाइम, उसके बाद अगर सही मापदंडों में वो सारी चीज़ें सही हो तब ये क्या करता है, एक सर्टिफिकेट बना के उस कमेटी को, उस अथॉरिटी को भेजती है कि इसमें ये चीज़ें हैं और आप इस आधार पे इसको क्या है हम जो है रजिस्टर कर सकते हैं। फिर है टू डिटरमाइन द एफिकेसी, वो कितनी एफिशिएंट है, उसकी एफिकेसी कितनी है, प्लस टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड जो है वो कौन डिसाइड करता है, यही जो इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी है ये डिसाइड करती है। अब बात करते हैं, एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में, सितंबर 2 1968 है ना, 2 सितंबर 1968 को ये इम्प्लीमेंटेड हुआ था और लागू हुआ था 1971 के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है किस किस को, इसमें रेगुलेट किया जाता है इंसेक्टिसाइड के इंपोर्टेशन को, उसके मैन्युफैक्चर को, उसकी सेलिंग को, ट्रांसपोर्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड यूज़ को, यानी कि उसको इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है इस इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर, विद ए व्यू, किस आधार पे, टू प्रिवेंट रिस्क टू ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड विद देयर, यानी कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल या उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उनके आधार पे हम देखते हैं कि ये उसके लिए कितना सेफ़ है, एनवायरनमेंट के लिए कितना सेफ़ है, उस आधार पे क्या किया जाता है, इसको ये जो है इन सब को ध्यान में रखने के लिए ये रूल बनाया गया है, ये एक्ट बनाया गया है। अब इसके फीचर क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये फीचर्स पूछे जाते हैं मेनली एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट द सेंट्रल लेवल, यानी ये क्या करती है कि रजिस्ट्रेशन कमेटी के थ्रू क्या करती है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करती है उस प्रोडक्ट का सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और उसको लाइसेंस प्रदान करती है। ये एक्ट है, इसके अंदर क्या किया जाता है, उसको लाइसेंस दिया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो बना सकते हैं इसको, ठीक है, किसी भी जो है इंसेक्टिसाइड को, फॉर्मुलेशंस एंड सेल एट स्टेट लेवल, उसको उसकी फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं अलग अलग और उसको स्टेट लेवल पे बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड की जाती है इस एक्ट के अंदर। इसके लिए क्या किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है थ्रू रजिस्ट्रेशन कमेटी, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल मिनिस्टर या ऑर्गेनाइजल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड। अब ये जो क्या है, एक हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, ठीक है। ये क्या है, डिपार्टमेंटल या फिर जो है मिनिस्ट्री, उनके आधार पे क्या कोऑर्डिनेशन में, यानी कि मिला के इनको बनाया जाता है ये बोर्ड, जिसमें क्या है 28 मेंबर्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, जो कि क्या है इसको इसके उनके पास एक्सपर्ट पूरा नॉलेज होता है सब्जेक्ट का और उसी आधार पे ये इसको डिसाइड करते हैं, है ना, इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये चीज़, ये भी इसका फीचर है। थर्ड बात करें, रजिस्ट्रेशन कमेटी जो बनाई जाती है टू लुक आफ्टर दी रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे ऑल इंसेक्टिसाइड है उनको रजिस्ट्रेशन होने से पहले या बाद की बात करें तो उस पर निगरानी रखती है रजिस्ट्रेशन कमेटी। या फिर अब इसके बाद क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट मशीनरी लाइक, यानी कि
क्या क्या चीज़ें जो है उनको ये और बनाता है। अगर बात करें तो ये क्या डिसाइड करता है, एक तो इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट जो है, यानी कि जो इसको निगरानी करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, इसकी बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में समय समय पर उसको एनालिसिस करते हैं क्या वो सही है या इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है। एंड इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स, कुछ इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स जो है वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है, बाय दी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये भी काम किसका होता है, इस एक्ट के अंदर ही आता है। यानी कि एक तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया किसी भी प्रोडक्ट का सेंट्रल लेवल पे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट लेवल पे। फिर बात करें ये क्या करता है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड बनाता है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कमेटी आती है, और इसके अंदर क्या है कि जो इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट जो किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर बात करें जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिशमेंट है जो ये भी इसी का फीचर है। फिर है पावर टू प्रोहिबिट, अब इसके पास क्या है, पावर होती है, किस चीज़ की पावर होती है कि ये जब चाहे किसी भी इंसेक्टिसाइड को जहाँ जाके चेक कर सकते हैं, अगर उसकी क्वालिटी में कमी है या फिर मापदंड सही नहीं है तो वो उसकी सेलिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके मैन्युफैक्चरिंग को रोक सकते हैं। प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पेस्टिसाइड एंड आल्सो कन्फिस्केट दी स्टॉक, और जो स्टॉक है उसको भी क्या है ये ख़त्म कर सकती है। इसके पास ये क्या होती है, इतनी पावर होती है। द ऑफेंस आर पनिशेबल एंड सीज, अब ये क्या रहता है, जो ऑफेंस यानी कि जो गलती करता है, यानी कि मापदंडों को पालना नहीं करता है, वो पनिशेबल, उसको पनिशमेंट मिलती है, और वो सीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो पेनल्टी है वो भी लगाई जाती है। तो ये सारा काम किसके अंदर होता है, इस इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर होता है। ये लागू हुआ था, आया था, इसको जारी किया गया था 1968 में और लागू हुआ था 1971 में। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हर चैप्टर के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई गई है। अगर बात करें फर्स्ट चैप्टर तो इसमें क्या है, ये प्रीलिमिनरी यानी कि स्टार्टिंग जो है ना, उसके बारे में बताता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट बताया गया है, और डेफिनेशन बताया गया है कि एक्चुअली होता क्या है इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है। अब चैप्टर सेकंड जो है इसके अंदर क्या है, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के क्या क्या फंक्शन हैं, रजिस्ट्रेशन कमेटी के क्या फंक्शन है, और लेबोरेटरी के क्या फंक्शन हैं, इनके फंक्शंस के बारे में बताया गया है चैप्टर सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड की, कैसे उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हमें लॉन्च करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी ये डिसाइड करता है। इसके अलावा एडिशन, डिलीशन और अल्टरेशन, यानी कि कोई चीज़ ऐड करनी हो उस सर्टिफिकेट के अंदर, डिलीट करनी हो, या फिर उसको अल्टरनेट उसकी जगह कुछ और चीज़ ऐड करनी हो ऑन दी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या आ गया, लेबल्स भी आ गया और लीफलेट्स भी आ गया, यानी कि उसके ऊपर जो लेबल बना हुआ है उसको चेक कर, जो आपको चेंज करना है, उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट में कुछ चेंज करना है, तो वो सारा काम भी किसके अंदर आता है, चैप्टर थर्ड के अंदर। फिर अपील, अगर कोई हो सकता है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगे कि जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है वो आपके साथ धोखा कर रही है ना, या फिर आप सभी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं दे रही है, तो उस कंडीशन में अपील भी कर सकते हैं, उसका भी इसमें प्रावधान है। फिर है मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर वो इनकार करते हैं, रिफ्यूजल का मतलब क्या है, इनकार करना, अगर कोई इनकार करता है रजिस्टर करने के लिए, या फिर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है, तो इन सब की भी है जो है ये सारी चीज़ें किसके अंदर बताई गई है, चैप्टर थर्ड के अंतर्गत। फिर चैप्टर जो है फोर्थ, उसके अंदर बताया गया है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, यानी कि आप कैसे लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें लाइसेंस कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, सेल का, है ना, उसको बनाने का, सेल का, पेस्ट कंट्रोल जो है ऑपरेटर्स। अब क्या है, सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ डेट एक्सपायर्ड पेस्टिसाइड, यानी कि जिनका जो एक्सपायर हो गए हैं पेस्टिसाइड उनको इकट्ठा करना और उनको डिस्पोजल यानी कि उसको डिस्पोज करना, उनको ख़त्म करना, ये काम भी किसके अंदर आता है, ये लाइसेंसिंग वाले चैप्टर 4 के अंदर आता है। फिर है स्पेशल प्रोविज़न विद रिगार्ड टू सल्फर। अब इसका मतलब क्या है कि सल्फ़र जो है ये क्या है, मेनली यूज होता है जो बारूद फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके अंदर, तो इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी अलग होती है या बहुत सावधानी रखनी होती है। इसलिए क्या है, जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है सल्फ़र का, ठीक है,
या फिर इससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए अलग से क्या है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो भी है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन सर्टेन प्लेस ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस। अब इसमें क्या है, लाइसेंस जो है उसकी ड्यूरेशन में, उसके उस काल में क्या है, ये क्या है प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, यानी कि आप इस एरिया में ये जो है यूज़ नहीं कर सकते, या इस एरिया में ये यूज़ सिर्फ इसी एरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या है, उसमें कुछ प्रोहिबिशन भी है, तो ये भी रखा गया है। फिर है चैप्टर 5 की अगर बात करें तो इसके अंदर है पैकेजिंग और लेबलिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन अनलेस पैक्ड एंड लेबल्ड, यानी कि जब तक उसको पैक नहीं किया गया है, उसको लेबल नहीं किया गया है प्रॉपरली, तब तक हम उसको बेच नहीं सकते, ठीक है, किसी भी इंसेक्टिसाइड को। लीफलेट टू बी कंटेंट इन ए पैकेज। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी पेस्टिसाइड जो हम लेके आते हैं कोई भी, तो उसके अंदर एक साथ में एक लीफलेट ज़रूर होती है छोटी, जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। मैनर ऑफ लेबलिंग, प्रोहिबिशन अगेंस्ट अल्टरिंग इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑन कंटेनर्स लेबल्स एंड रेपर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि ये इसमें जो है बंद किया गया है इनको, या फिर इनको क्या है बोला गया है कि आपको प्रॉपर रूप से जो इंसेक्टिसाइड है उसके ऊपर आपको जो है उसका लेबल देना ही पड़ेगा, उसका रेपर देना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कितनी हैं, या फिर किस काम में आता है, या फिर कितना टॉक्सिक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर लिखी होती है वो लेबल। फिर है चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें है इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट और इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स के बारे में इसमें बताया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एनालिस्ट की, उसकी पावर क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, ऐसे ही जो इंस्पेक्टर है इंसेक्टिसाइड का उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, इनके बारे में बताया गया है। ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर्स स्पेशली ऑथराइज टू इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो इंस्पेक्टर होता है, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर होता है, इसका मेनली काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद 1 साल में कम से कम 2 बार या 3 बार इनको उस स्थान पे जाकर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये जाके जांच करते हैं क्या वो सही तरीके से हो रही है। प्लस ये सैंपल जो है आसानी से अपने हिसाब से रैंडमली किसी भी सैंपल को जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी होती है उसमें भेज के चेक करवा सकते हैं कि या क्या इसमें सारे मापदंड सही है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसी के अंदर आती है। वो काम किसका होता है? इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर का। अब चैप्टर 7 की बात करें तो इसमें आता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मापदंड है, वो सारे इस चैप्टर के अंदर लिखे गए हैं। अब ये क्या है, बाय रेल, रोड या फिर वाटर, यानी कि वो हो सकता है शिप के थ्रू जा रहे हों या फिर जो है ट्रेन्स के थ्रू या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, तो वो सारी अलग अलग इनके लिए रूल बनाए गए हैं। मैनर ऑफ पैकिंग स्टोरेज वाइल इन ट्रांजिट ऑफ रेल, यानी कि रेल में अगर आप उसको भेजना है तो उसके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए ये। प्लस क्या है, कंडीशंस टू बी स्पेसिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड, कि आप कैसे उसको स्टोरेज कर सकते हो या फिर किन किन को एक साथ रख सकते हो, किन किन को नहीं रख सकते। ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंतर्गत है। फिर है चैप्टर 8। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रोविज़न है रिगार्डिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए क्या है, फिक्स मापदंड बनाया गया है कि इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरीज में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनके पास प्रॉपर क्लॉथिंग होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए उनके पास, ठीक है, और रेस्पिरेशन के लिए कुछ होना चाहिए अलग से, रेस्पिरेशन ट्यूब वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटी फॉर वर्डर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग वगैरह करते हैं तो उस समय क्या क्या उनके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई है इसके अंदर। अब इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी आ जाता है, फर्स्ट एड मेजर्स आ जाता है और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आ जाती है, और रेस्पिरेटरी डिवाइसेस जो है वो होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर टू कीप सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एंटीडोट एंड फर्स्ट एड मेडिसिन, यानी कि इसके अंदर लिखा गया है कि
जो एंटीडोट है, मान लीजिए जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें कोई ऐसे होते हैं जो इन्हेलेशन से भी असर कर जाता है, यानी कि जो गैसेस होते हैं उन अगर वो गैस मान लीजिए शरीर के अंदर चली जाती है तो भी उसका असर शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसकी एंटीडोट जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, यानी उसके अंदर एंटीडोट होनी चाहिए। और प्लस फर्स्ट एड यानी प्राथमिक जो सुविधाएं हैं वो प्राथमिक उपचार जो है वो होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इसके अंदर बताया गया है कि उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। एरियल स्प्रेइंग के समय ध्यान रखा जाता है, अभी जैसे टीडी के समय की थी जैसलमेर की साइड में, तो ये क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब एरियल स्प्रे करते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ यानी कि डिस्पोज करना किसको, जो यूज्ड पैकेज है, सरप्लस मटेरियल जो बच गया है, ठीक है। या फिर बात करें जो बॉटल्स वगैरह बच जाती है इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने के बाद, तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे डिस्पोज करना है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर है चैप्टर 9। अब इसमें क्या बताया गया है, कमियां। अब देखिए प्लेस एट विच द इंसेक्टिसाइड में बी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो क्या है, देखिए इसके अंदर नो इंसेक्टिसाइड, इसमें फिक्स क्राइटेरिया बनाया गया है, कुछ मतलब बंदे कुछ कहा गया या फिर कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई है, यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए नो इंसेक्टिसाइड शेल बी इम्पोर्टेड यानी कि इनटू इंडिया एक्सेप्ट, यानी कि ये जो नीचे कुछ क्या है स्थान दिए गए हैं, इनके अलावा हम और कहीं से भी इनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते। अब वो स्थान कौन कौन से हैं, देखिए एक तो फिरोजपुर कंटोनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशन, यानी कि अगर रेलवे से आ रहा है, ठीक है, तो रेलवे में अमृतसर और फिरोजपुर ये रेलवे स्टेशन जो है, ठीक है, इनमें इन रिस्पेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड इम्पोर्टेंट बाय रेल अक्रॉस फ्रंटियर विद वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पश्चिमी पाकिस्तान के दिशा से अगर मान लीजिए उस जो एरिया से अगर कोई इंसेक्टिसाइड आ रहा है तो उसको सबसे पहले हम कहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो है अमृतसर हो गया या फिर फिरोजपुर हो गया, ठीक है। और कैंटोनमेंट ये जो स्टेशन है आप इन्हीं रेलवे स्टेशन पे रेल के थ्रू इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर बात करें रनगढ़, बोनगांव और महेसन जो रेलवे स्टेशन है, ये जो है ये कहाँ से होंगे, ईस्ट पाकिस्तान से, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ आएंगे, इन रेलवे स्टेशन पे आएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए समुद्र से हम किसी को आयात कर रहे हैं तो वो कहाँ होंगे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, कोची एंड कैंडला, ये जो सी बीच बने हुए हैं, है ना, ये क्या है, सी बीच बने हुए हैं, तो इन बीच के अलावा हम और कहीं पे इनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है अगर मान लीजिए हम एरोप्लेन से बाय एयर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली एंड अहमदाबाद जो है ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हम इनको बाय एयर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कहीं भी किसी भी स्टेशन पे हम जो है ये पेस्टिसाइड वगैरह इनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन था। अब इसके बाद बात करें, इसमें कुछ चीज़ें इन्हीं को आगे डिस्क्राइब करके डिटेल में बताई गई है, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। बाकी मेन चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ हुई तो। बाकी आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि ये कब लागू हुआ था, ठीक है, और इसके कार्य क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन कमेटी के कार्य क्या है, और जो बोर्ड है उसके कार्य क्या है, लेबोरेटरी के कार्य क्या है, और जो है कि अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर जो है उसके कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड मेंबर कितने होते हैं, क्या है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है एक एक करके कैसे आप किसी पेस्टिसाइड को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो इसमें क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब क्या है, व्हेन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या होता है, जब हम अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो होती है ये रजिस्ट्रेशन उसको अलाउ करती है कब तक, 12 मंथ तक, यानी कि 12 महीने तक के काल के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी पेस्टिसाइड है वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर हम उसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उससे पहले तो होता नहीं है, तो उसका हमें टॉक्सिसिटी वगैरह कुछ पता नहीं होता है, इसलिए उस समय क्या किया जाता है, इसको फर्स्ट टाइम क्या है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। अब 2 साल बाद उसके डाटा जो मिलेंगे उसके कैलकुलेट किया जाता है कि इसको आगे कितने समय का रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या कितने समय का नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करें एनी पर्सन डिस्ट्रॉइंग डिज़ायरिंग, अगर कोई पर्सन डिज़ायर करता है,
ठीक है। किसको? इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड में अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन कमेटी को फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ सच इंसेक्टिसाइड, ऐसे इंसेक्टिसाइड का वो क्या है रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई कर सकता है। अब है एवरी एप्लीकेशन, अब इसमें दिया गया है कि हर जो एप्लीकेशन है वो क्या है अलग अलग पेस्टिसाइड के लिए अलग अलग होनी चाहिए, ये सारे रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर लिखा गया है, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी मेड इन सच फॉर्म, उसी फॉर्म में होना चाहिए जैसा कि प्रिस्क्राइब यानी कि पहले डिसाइड किया गया है, इनकी गाइडलाइन में दिया गया है। फिर है मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक फॉर्म फर्स्ट होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसको क्या करना पड़ता है, फॉर्म फर्स्ट भर के, और रजिस्ट्रेशन कमेटी को एक फ़ीस होती है, उस फीस को जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। और उसके ऊपर साइन होते हैं, अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है तो उसके अकेले का साइन होगा, अगर वो किसी फर्म में है तो उस फर्म के जो सदस्य हैं, मेंबर है, हेड है, उनके साइन होंगे, ठीक है। उसके बाद है द रजिस्ट्रेशन कमेटी में इफ़ नेसेसरी, अब क्या होता है, अब ये जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है तो ये क्या है उस स्थान पे जाके जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके उसकी जांच कर सकती है, ठीक है। और वहाँ की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो देख सकती है कि क्या है, अगर ये सही है या नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये फॉर्म फर्स्ट है जो भर के जमा करवाना पड़ता है, इसके अंदर क्या है नाम, एड्रेस वगैरह है, फिर कैटेगरी आ गई। अब ये है कि द कॉमन नेम एंड ट्रेड नेम जो हम देना चाहते हैं इंसेक्टिसाइड को वो क्या है, ठीक है, इसके बारे में ये पूरा भर के और इसको जमा करवाना पड़ता है। फिर है एन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड, अब ये एप्लीकेशन फिल करने के बाद एक बैंक का ड्राफ्ट जो है, ठीक है, वो किसके फेवर में, DPPQS के फेवर में हमें जमा करवाना पड़ता है फरीदाबाद। अब DPPQS क्या है ये पूछ लिया जाता है बहुत एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में। तो ये क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा में। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। 1946 में बना था ये। अब जो फीस है वो क्या है, इसमें मैं कैसे क्या क्या फीस होती है वो है, तो 5,000 रुपये, 5,000 जो है 5,000 रुपये फीस डिसाइड की गई है पर एप्लीकेशन, है ना। जो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं उसके लिए हमें 5,000 रुपये उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसकी एक जो है जो चालान है वो हमें जमा करवाना पड़ता है, DD जमा करवानी पड़ती है, बैंक ड्राफ्ट जो है वो जमा करवाना पड़ता है, कहाँ पे, DPPQS में, ठीक है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो किस में, फॉर्म सेकंड और फॉर्म सेकंड A में, है ना, वो क्या है इनको प्रोवाइड करवाया जाता है इन सच कंडीशन एज स्पेसिफाई इन देयर। अब इसमें क्या है, ये जो सेकंड है फॉर्म ये है, इसमें क्या है सर्टिफाइड डेट लिखा होता है, द इंसेक्टिसाइड यहाँ पे नाम आ गया उसका, हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द पर्सन अंडरटेकिंग हुज पार्टिसिपेट आर स्पेसिफाइड बिलो। अब इसमें क्या उस बंदे का नाम वगैरह सब कुछ लिख के और उसमें यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो सिग्नेचर करके देता है कि जो है ये मैन्युफैक्चर कर सकता है उसका, ठीक है। फिर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अब ये है कि कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उसका बनवाना चाहता है तो इसके लिए एक फिक्स फीस रखी जाती है, उस फीस को जमा करवा के 1,000 रुपये की है। तो इसमें भी सेम है, इसमें भी फरीदाबाद में क्या है SBI की 100 जो है 100 रुपये की DD बनती है, उस DD को जमा करवाना पड़ता है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर वो ओरिजिनल जो है वो डैमेज हो गया है या फिर गुम हो गया है तो हम डुप्लीकेट भी बनवा सकते हैं। इसके बाद है अगर किसी चीज़ को ऐड करना हो, एडिशन, डिलीशन और अल्ट्रेशन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग लेबल्स, लीफलेट, कुछ भी चेंज करवाना हो, एडिट करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक फिक्स फीस होती है जो कि क्या है 100, यानी कि 100 रुपये की फ़ीस जमा करवा के हम उसके अंदर कुछ भी है जो चेंज करवा सकते हैं। ये सारी फीस जो है वो थ्रू DD, है ना, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसके थ्रू जमा करवानी पड़ती है, कहाँ पे, DPPQS फरीदाबाद। इसका नाम याद रख लेना भाई, है ना, क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज,
इसका पूरा नाम है, कई बार नाम पूछ लिया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो इसके नाम हमें क्या है, ये फिक्स फीस होती है। अगर मान लीजिए नया सर्टिफिकेट बनवाना है तो 5,000 रुपये। उसके बाद अगर उसमें हमें डुप्लीकेट बनवाना है उसके लिए तो उसके क्या है 100 रुपये फ़ीस है। उसके बाद 100 रुपये फ़ीस जमा करवा के हम उसके अंदर कुछ भी ऐड और डिलीट वगैरह कर सकते हैं। फिर है अपील। हम इसके अंदर और क्या है, अगर वो नॉन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं करके दे रहे हैं या फिर उसको कैंसिल कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम क्या है अपील भी जाहिर कर सकते हैं। जो क्या है फॉर्म 2B के जो है परफॉर्मे में लिखी जाती है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को क्या है एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है जिसमें हम अपनी अपील कर सकते हैं और 100 रुपये की वो जो है एक फ़ीस इसके लिए रखी गई है। फिर इसके बाद में है मैनर ऑफ पब्लिकेशन। अब क्या है, हम किस किस आधार पे उसको क्या है रिफ्यूज़ कर, अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करके दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि आप हिंदी और इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी हम क्या है इसको दे के और अपील के थ्रू हम इसे न्यूज़ में दे के भी हम इसके थ्रू क्या है अपील कर सकते हैं। इसके बाद है रेगुलेशन पेस्टिसाइड का। तो लाइसेंसिंग ऑफिसर, सबसे पहले बात करेंगे लाइसेंसिंग ऑफिसर की जो चैप्टर 4 के अंदर है। अब क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, द स्टेट गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच पर्सन, किसी भी पर्सन को रख सकती है जो कि क्या है ये सोचते हैं कि फिट है टू बी लाइसेंसिंग ऑफिसर, यानी कि अपने आधार पर इनके कुछ मापदंड होते हैं, उसके आधार पर ये क्या जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये किसी बंदे को अपॉइंट कर सकती है एज लाइसेंसिंग ऑफिसर। ठीक है, जो कि क्या है उसको एक फिक्स क्राइटेरिया दिया जाता है, उस आधार पे वो क्या है जो है लाइसेंस बना के दे सकते हैं। फिर है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। एनी पर्सन डिजायरिंग, जो भी डिजायर करता है टू मैन्युफैक्चर, टू सेल और स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या है और एक्सिबिट फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड, यानी कि वो चाहे उसको सेल करना चाहे, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट कुछ करना चाहे तो उसके लिए वो क्या है ये जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है इसको वो क्या है एक एप्लीकेशन के थ्रू वो अपील कर सकता है। उसके निगरानी में अगर वो सारे मापदंडों को पूरा करते हैं तो वो इसको लाइसेंस बना के दे सकते हैं। फिर है लाइसेंस फॉर टू मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड। इसके लिए क्या है फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 है। इसमें फीस होती है किसकी, कितनी, 2000 यानी कि 2000 रुपये पर इंसेक्टिसाइड जो है हम उसको मैन्युफैक्चरिंग का दे के और हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको जहाँ तक बताया वो ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या होता है इसके अंदर, वो ध्यान रखना है। लाइब्रेरी जो सेंट्रल लेबोरेटरी क्या होती है उसका काम क्या है, रजिस्ट्रेशन कमेटी का क्या है और जो बोर्ड है उसका काम क्या है, कब ये लागू हुआ था और इसके फीचर क्या क्या है, ये क्या क्या कर सकते हैं और ये क्यों लागू किया गया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये फॉर्म 3 है जिसमें हम क्या है लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, ये सारा भर के। फिर है कंडीशंस। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस है। एनी चेंज इन दी एक्सपर्ट स्टाफ नेम्ड, अगर क्या है लाइसेंस के अंदर कुछ चेंज होता है, ठीक है, कुछ भी चेंज किया जाता है नाम के अंदर भी या फिर लाइसेंसिंग, तो इसमें क्या होता है जो नेम इन दी लाइसेंस, अब जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है ये चीज़। अब ये लाइसेंसिंग जो वो है इसको एक क्या मिलता है ISI मार्क मिलता है। ये देखा होगा आपने बहुत सारे जो है जितने भी पेस्टिसाइड के कंटेनर आते हैं उनके ऊपर ये मार्का लगा होता है और भी जितने भी जो खाने वाली चीज़ें उनके ऊपर भी ये आता है। ये कौन जारी करता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये जारी करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है वो क्या है सर्टिफाइड है और इसके अंदर ये सारे मापदंडों को पूरा कर रही है। तो क्या है 3 महीने बाद, यानी कि जब उसको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिलता है उसके 3 महीने बाद उसको क्या है BIS के थ्रू लिखा हुआ है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि BIS की तरफ से ISI मार्का मिल जाता है और उसको क्या है नो इंसेक्टिसाइड शैल बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट विदाउट ISI मार्क, यानी कि वो बिना ISI मार्क के किसी भी इंसेक्टिसाइड को सेल नहीं कर सकता या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। फिर है लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो इसमें भी अलग अलग फॉर्म है, ये फॉर्म 6-7 जिसको भर के वो क्या है इसको सेल करने के लिए क्या लाइसेंस जो है ये दिख रहा है, इसके थ्रू क्या है वो इसको लाइसेंस मिल जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको सेल कर सकता है।
फिर है सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ डेट एक्सपायर्ड पेस्टिसाइड, यानी कि जो एक्सपायर हो गई है डेट और जो मतलब अब काम की नहीं रही है उसको क्या करते हैं, उसको जमा करवाना पड़ता है किस पे, ये जो भी कमेटी होती है या बोर्ड होता है, इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है उसका काम होता है कि वो इकट्ठा करती है सेग्रीगेट एंड स्टैम्प, क्योंकि बेच तो उसको सकती ही नहीं एक्सपायरी को, तो उसके ऊपर वो नोट फॉर सेल या फिर नोट फॉर यूज और नोट फॉर मैन्युफैक्चर लिख देते हैं और इसके बाद उसको क्या करते हैं, वो डिस्पोजल करते हैं। मान लीजिए उसको अगर वो दोबारा से रीयूजेबल हो सकती है तो उसको करते हैं, नहीं तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम जो करती है वो कौन करता है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड करता है। फिर है स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू सल्फर। अब ये इसमें क्या होता है, सल्फर का मैंने आपको बताया था, अगर कोई बंदा सल्फर की मतलब करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग तो उसके लिए उसको स्पेशल एक्सेस दी जाती है कुछ रूल रेगुलेशन के आधार पे। फिर है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल और स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन सर्टेन प्लेस। होता क्या है कि कभी कभी कुछ जो एरिया होता है वहाँ को मतलब स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आप इस जगह पे नहीं बेच सकते, आप इस जगह पे नहीं बेच सकते, है ना। एक फिक्स जो एरिया बना दिया जाता है वहाँ पर हम उसकी क्या है मैन्युफैक्चरिंग उसको एक्सपोज वगैरह नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ तो खास तौर से ध्यान रखी जाती है कि इंसेक्टिसाइड सेम बिल्डिंग में, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन के कंज्यूमेबल आइटम होते हैं यानी कि खाने वाली चीज़ें होती हैं, या ऐसी बिल्डिंग मान लीजिए जहाँ पे क्या है फूड वगैरह भी स्टोरेज किया जाता है, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का स्टोरेज नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखा जाता है बोर्ड के द्वारा। फिर है इशूइंग केस मेमो एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसके अंदर सीधी सी बात है कि हम जितने भी एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा या बोर्ड द्वारा कितने इंसेक्टिसाइड को लॉन्च किया गया है या उसको रजिस्टर किया गया है, उसके बाद जो होलसेलर होता है उसने कितने बेचा है, उसकी बिलिंग जो होती है वो रखी जाती है, एक पूरा स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है कि आपने किन किन को बेचा है और उसमें क्या क्या था और कितने टाइम तक आपने किस किस को बेचा है, वो सारा क्या है एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड है इसको समय समय पर क्या है लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है उसको भेजा जाता है। ये जो है फॉर्म है जिसके हम क्या स्टोर करते हैं कि सीरियल नंबर, डेट हो गया, फिर इंसेक्टिसाइड का नाम, उसकी स्ट्रेंथ, बोर्ड, फिर उसकी मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, परचेजिंग एड्रेस, जो परचेज कर रहा है उसका एड्रेस वगैरह, फिर लाइसेंस नंबर, क्वांटिटी जो है स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो है लिख के स्टॉक रजिस्टर में और इसको सेंड किया जाता है इंस्पेक्टर को। फिर है पैकिंग एंड लेबलिंग। अब ये चैप्टर 5 उन्हीं चैप्टर को इनमें डिटेल में बताया गया है। इसमें क्या है पैकेजिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया गया है, ठीक है। पैकिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड की बात करें तो एवरी पैकेज कंटेनिंग द इंसेक्टिसाइड शैल बी ए टाइप ऑफ अप्रूवल बाय रजिस्ट्रेशन कमेटी। सीधी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन कमेटी से जो अप्रूवल है उसी को हम बेच सकते हैं। लीफलेट टू बी कंटेंट इन ए पैकेज, हर पैकेज के अंदर एक लीफलेट होनी चाहिए जिसके ऊपर लिखा रहता है कि ये क्या है या क्या नहीं, कितना हार्ड जो है बात करें कितना हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड एज एडॉप्टेड बाय द ISO इंडियन स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो उसके द्वारा जो एक कॉमन नेम दिया जाता है। उसके अलावा ठीक है येट बी अडॉप्टेड सच अदर नेम एज मे बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रेशन कमेटी, या किसी और नाम को देती है तो ये नाम उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। प्लस द प्लांट डिजीज, इंसेक्ट एंड नोक्सियस एनिमल और वीड फॉर विच द इंसेक्टिसाइड इज टू बी अप्लाइड, यानी कि हमें इंसेक्टिसाइड किसके प्रति अप्लाई कर सकते हैं, किसी कीट के प्रति, वीड के प्रति, या फिर जो है फंगस के प्रति, कौन सी चीज़ है जिसके खिलाफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। दी एडिक्वेट डायरेक्शन ऑफ यूजिंग, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, और टाइम ऑफ क्या है, यानी कि प्री प्लांट करना है आपको, पोस्ट प्लांट करना है, या क्रॉप की कौन सी स्टेज पर हमें उसको स्प्रे करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए उसके ऊपर। फिर है मैनर ऑफ लेबलिंग, लेबल कैसा होना चाहिए, तो सीधी उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम ऑफ एक्टिव एंड अदर इंग्रेडिएंट, नेट कंटेंट ऑफ वॉल्यूम क्या है उसका, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एंटीडोट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखा होता है। ऐसा लेबल लगा रहता है किसी भी जो है कंटेनर है उसके ऊपर। फिर है द लेबल शो बी फिक्स्ड ऑन कंटेनर दैट इज कैन नॉट बी ऑर्डिनरी रिन्यू, यानी कि लेबल ऐसा होना चाहिए कि उसको आसानी से हम हटा नहीं सके, वो रहना चाहिए उसके ऊपर स्टेबल।
ठीक है। अगर बात करें लेबल की तो इसमें दिया गया है कि 1/16 यानी कि जो पूरी हमारा जो कंटेनर है उसकी 1/16 जो है भाग पर वो कम से कम वो लेबल होना चाहिए। और वो लेबल जो है डायमंड शेप में कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि डायमंड शेप में होना चाहिए और 45 डिग्री जो है एंगल पे, है ना, 45 डिग्री एंगल पे डायमंड शेप का होना चाहिए। इसको दो भागों में बांटा जाता है। द सेड स्क्वायर शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। अब इसको दो मतलब एक जैसे क्या किया जाता है, इसको इस प्रकार डायमंड शेप में होता है और इसको इक्वल दो ट्राइंगल में, अब एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये हो गया, दो त्रिभुजों में बांटा जाता है, ठीक है। द अपर पोर्शन शेल कंटेन सिंबल एंड सिंगल वर्ड। इसके अंदर कुछ सिंबल होता है, मान लीजिए जैसे ये निशान बना होता है कई बार, है ना, ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, खतरे का निशान जो होता है, या फिर कुछ लिख देते हैं इसके ऊपर। और जो नीचे वाला जो होता है, ठीक है, ये इसको एक स्पेसिफिक कलर दिया जाता है। एंड द लोअर पोर्शन सेल कंटेन द कलर, स्पेसिफिक कलर दिया जाता है जो ये डिसाइड करता है कि ये शो करता है कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है या कितना टॉक्सिक है। द लेबल एंड लीफलेट टू बी फिक्स्ड और अटैच टू द पैकेज कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड सेल बी प्रिंटेड। किस में प्रिंट होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में, दो लैंग्वेज तो है ही, प्लस उस क्षेत्र की जो रीजनल लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की जो भाषा, अगर गुजरात है तो गुजराती में हो सकती है ना, अगर और बात करें जैसे तमिल तेलुगु है तो उनमें भी हो सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कंपलसरी है। अब इसके बाद ये क्या कैटेगरीज किया गया पेस्टिसाइड का जो कैटेगराइजेशन है, इसमें क्या है, अब अलग अलग सिंबल होते हैं इस तरीके से, जैसे इस पे लिख दिया पॉइजन प्लस ये निशान बना दिया, इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा टॉक्सिक है। रेड वाला क्या होता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। ब्राइट रेड कलर किसको शो करता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। और LD50 डोज जो होती है इसकी होती है 50 से कम। ये क्या होती है अभी मैं बताऊंगा आपको। पॉइजन रेड में क्या है, पॉइजन होता है पूरा। अब इसके साथ साथ क्या लिखा जाता है कि कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इसको सूंघे नहीं। अगर कुछ सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करें, ये सब इसके ऊपर लिखा जाता है। अब येलो की बात करें तो ये भी टॉक्सिक होता है, लेकिन इससे कम टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। LD50 डोज होती है 51 से 500 तक, ठीक है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये चीज़ इसके ऊपर लिखा जाता है। अगर बात करें ब्लू सिंबल की, इसके ऊपर डेंजर लिखा होता है। ब्राइट ब्लू कलर जो होता है मॉडरेटली टॉक्सिक होता है और LD50 डोज होती है 501 से 5000 तक। और इसमें क्या है, कीप आउट दी चिल्ड्रन से दूर, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये लिखा जाता है। क्वेश्चन, अगर हरा जो कलर दिया जाता है ब्राइट ग्रीन, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखा जाता है, यानी कि सावधान, तो स्लाइटली टॉक्सिक होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। 5000 से ज़्यादा इसकी जो डोज होती है LD50। और क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि हमें सावधानी रखनी है। अब LD50 क्या होता है, LD50 एक डोज होती है, लीथल डोज बोलते हैं इसको, ठीक है, लीथल डोज, ठीक है। अब लीथल डोज, अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद, ठीक है, यानी कि उसकी कितनी क्वांटिटी स्प्रे की जाए कि उसकी 50% जिसके खिलाफ हम यूज़ कर रहे हैं उसके 50% इंडिविजुअल्स की मृत्यु हो जाए या डेथ हो जाए। यानी कि मान लीजिए किसी फील्ड में 100 पेस्ट है, तो हम किसी जो है पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो उसकी कितनी क्वांटिटी हमें करें कि इसके 50% यानी कि 50 किल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, LD50। वो डोज जो है वो क्या कहलाती है, LD50। अब LD50 डोज जितनी कम होगी, यानी कि जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो टॉक्सिक होगा। अब देखिए LD50 इसमें 50 से कम है, यानी कि 50 से कम अगर डोज यूज़ करेंगे तब भी क्या है, वो 50% को किल कर सकता है, तो ये हाईली टॉक्सिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन में 5000 से ज़्यादा, यानी कि आप 5000 से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी यूज़ करोगे, ठीक है, तब जाके क्या है 50% डेथ होगी किसी भी इंडिविजुअल जिसके खिलाफ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्लाइटली टॉक्सिक हो जाएगा, कम टॉक्सिक। तो ये हो गया। इसके बाद फिर है एनालिसिस। तो एनालिसिस जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए, एक तो एनालिस्ट की बात हो रही है, यानी कि जो एनालिस्ट रखते हैं बोर्ड के द्वारा, तो ये क्या है, समय समय पर उसकी जांच करते हैं। ये कौन हो सकता है, एग्रीकल्चर का या फिर ग्रेजुएट इन साइंस हो जाता है विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, इसकी ड्यूटी क्या होती है कि वो उसको टेस्ट करता है सैंपल को, क्या वो सभी सही है मापदंड के अनुसार, उसके अंदर जो क्वांटिटी दिखाई गई है वो सही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सही है, इन सब चीज़ों की जांच करता है। अब ऐसे ही एक जो इंस्पेक्टर है ये क्या काम करता है, ये भी एग्रीकल्चर या ग्रेजुएट साइंस हो सकता है।
अब ये भी क्या करता है, ड्यूटीज़ क्या होती है इसकी देखिए, टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन 3 टाइम, यानी कि एक साल में कम से कम 3 बार ये क्या है वहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड इस्टेब्लिशमेंट सेलिंग जो होती है इसकी, वहाँ पे जाके इसकी चेक करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, साल में कम से कम 3 बार जाके। और ये क्या है, टू प्रोश्योर एंड सेंड फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, ये क्या है, सैंपल को किसी भी यूनिट पे जाके वहाँ के सैंपल को इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरीज में भेजता है, समय समय पर उसकी जांच करता है क्या ये सही है, उसकी स्टॉक की चेक करता है कि इसका स्टॉक कितना है, उसमें कोई एक्सपायरी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो है जो चेक करता है। फिर है एक रिकॉर्ड, वो क्या अपने पास एक रिकॉर्ड बना के रखता है कि इसमें से कितनी जो है एक्सपायर हो चुकी है, कितनी नहीं, या फिर कितनी सेलिंग हुई, ये सारी चीज़ें, ये काम किसके होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर है उसके। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो इंस्पेक्टर के क्या क्या जो है रोल होते हैं, तो उसमें फर्स्ट है कि उसको कम से कम 2 बार, साल में 2 बार मैन्युफैक्चर यूनिट जो है वहाँ पे जाके देखना चाहिए, और लाइसेंस जारी करने से पहले भी हम क्या है उस स्थान पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। टू ड्रा सैंपल ऑफ इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर ऑन द परमिस एंड सेंड देम टू टेस्ट, अब है ना कि मैन्युफैक्चर यूनिट पे जाएगा और वहाँ से सैंपल भेज सकता है एनालिसिस करने के लिए, उसके बाद ये क्या है एक रिपोर्ट बना के पेश करता है गवर्नमेंट को, और उसके बाद जो फाइनल होने के बाद क्या होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस मिलता है। फिर ये तो ट्रांसपोर्ट का है कि ट्रांसपोर्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, रेलवे के अंदर करना है या फिर रोड ट्रांसपोर्ट करना है। फिर है उसको स्टोरेज करने के लिए, तो स्टोरेज करने के लिए भी क्या है अलग से अलमीरा होनी चाहिए, उसके अंदर किस किस को साथ रखना है किस किस को नहीं, ये भी इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फिर है प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग क्लॉथ। अब इसमें क्या किया गया है, एक तो मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि क्या है जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए ये बनाया गया है कि ऑल पर्सन हु आर एंगेज्ड विद वर्क, यानी कि जो काम कर रहे हैं किससे, हैंडलिंग में, डीलिंग में, और अदरवाइज कमिंग इन कांटेक्ट विद द इंसेक्टिसाइड के कोई भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनमें सब में क्या है उनकी सबकी पहले मेडिकल जांच की जाती है कि क्या है ना, एग्जामिन मेडिकली बिफोर द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको जॉब देने से पहले उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, क्या वो सही है। जैसे मान लीजिए किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो वो इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी में काम नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें जाँच की जाती है पहले। ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ दिस ऑल पर्सन इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ देयर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे क्या एक रजिस्टर में लिखे जाते हैं फॉर्म जो है 17 के अंदर। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, उसको क्या है प्रॉपर क्लॉथ्स क्या है प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे पूरी बॉडी कवर रहे। ठीक है, आउटर गारमेंट हो गया पूरा, या फिर रबड़ के ग्लव्स वगैरह हो गए, इनको ध्यान रखना चाहिए। प्लस क्या डस्ट प्रूफ गॉगल्स होते हैं और बूट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये एक मैन्युफैक्चर में काम करने वाले वर्कर के पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर एरियल स्प्रे है, तो एरियल स्प्रे में क्या होता है कि हमें ऊपर से मान लीजिए स्प्रे करना है, जैसे अभी टीडी को कंट्रोल करने के लिए किया था, तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, अप्रूवल, यानी कि जो अप्रूवल इंसेक्टिसाइड है केवल हम उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, और एक अप्रूव्ड जो है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी हाइट की आप सिर्फ इस हाइट तक उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है वॉशिंग, डिकंटामिनेशन एंड फर्स्ट एड जो है फैसिलिटी वो हमेशा ऑपरेटर के पास होनी चाहिए। अब इसमें दिया गया है कि आपको एरियल स्प्रे करनी है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के लोगों को कम से कम आपको 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एरियल स्प्रे होने वाली है, ताकि वो अपने आप को सेव कर ले, ओपन में ना रहें। ठीक है, एनिमल एंड पर्सनस नॉट कनेक्टेड विद द ऑपरेशन शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग सच एरिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पे एक बंदिश लगाई जाती है कि इतने समय तक यहाँ पे कोई भी बंदा या एनिमल जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये ध्यान रखा जाता है। ये एरियल स्प्रे का वो दिया गया है व्यू अगर करना हो। फिर है डिस्पोजल ऑफ यूज्ड पैकेज सरप्लस मटेरियल एंड वॉशिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। इसमें क्या होता है, ये ड्यूटी होती है, इट शेल बी ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर्मुलेटर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑपरेटर्स, जो इसको ऑपरेट करते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो उसको इकट्ठा करे और एक अलग स्थान पे जाके और उनको डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, इस सेफ मैनर सो एज टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल और वाटर पोल्यूशन से, यानी कि अगर ऐसा नहीं है उसको पानी में डाल देंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, या उसको हर जगह नहीं फेंक सकते। द यूज्ड पैकेज शेल नॉट बी लेफ्ट आउटसाइड टू प्रिवेंट देयर रीयूज, यानी कि उनको
प्रिवेंट किया जाता है ताकि उनको रीयूज़ ना किया जाए, यानी कि ये जो कंटेनर इनको रीयूज़ ना किया जाए, इसके लिए क्या है, ये जो काम होता है सारा किसका होता है, मैन्युफैक्चरर्स का या फिर जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं उनकी। द पैकेज शेल बी ब्रोकन, यानी कि पैकेज है उनको ब्रोक कर दिया जाता है, एंड बरीड अवे, और जो है या दबा दिया जाता है ताकि वो हैबिटेशन से, यानी कि जो दैनिक अगर बात करें जहाँ पे डेली कोई आता जाता है वहाँ से दूर इसको क्या है जाके डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो क्या है, पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन रूल जो है, कहने का मतलब इज़ वेरी यूजफुल फॉर वाइल जॉइनिंग ऑफ एनी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो भी जो रजिस्ट्रेशन है या फिर रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी पेस्टिसाइड का। फिर है ईच स्टेप दैट मीन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होने से लेके उसको कंज्यूम करने तक के सब जो है उसके लिए क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। इट मिनिमाइज द पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इन इंडिया, जो क्या करता है कि पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग जो है उसको रेगुलेट करता है, कम करता है इंडिया में। फाइनली इन इंडिया सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी लुक आफ्टर द पेस्टिसाइड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है वो ये देखते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये वेबसाइट दी गई है इनकी ऑफिशियल, अगर हम जाके इसके बारे में अधिक जानना चाहें तो ओके। ये आपका आज का पूरा हो गया, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आगे का, जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होना है वो और किस किस की ड्यूटी सबकी आपको पता होनी चाहिए। ये था आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है, लागू हुआ था 1971 में। ओके भी पढ़ लेना इसको अच्छे से। धन्यवाद।